हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? मजे में सब? तो आज की क्लास में आप पहले तो करेंगे कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंपोजिशन इसकी, ठीक है। उसके बाद पूरे इंटायर चैप्टर चार्ज ऑफ जीएसटी पे हम कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद पूरे चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे। तो आज की क्लास में पूरा क्वेश्चन आंसर्स होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए इलस्ट्रेशन 1। टैक्स पेयर तोलाराम इज अ मैन्युफैक्चरर। अच्छा ध्यान दीजिएगा, मैन्युफैक्चरर है। हु इज ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन लेवी फॉर गुड्स। अच्छा मुझे तो पहले ये बताइए कि मैन्युफैक्चरर है, कंपोजिशन ऑप्ट कर सकता है? आंसर इज यस। ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, इवन छोटी मोटी सर्विस तक देने वाला भी कंपोजिशन लेवी फॉर गुड्स वाला ऑप्ट कर सकता है। उसकी 2 यूनिट है, कहता है A1 है यूपी में और A2 है एमपी में, ठीक है। टोटल टर्नओवर ऑफ 2 यूनिट इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 115 लाख था, यानी 1 करोड़ 15 लाख। और वो कहाँ का है? यूपी एमपी, यानी ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट वाला नहीं है। तो भाई इनकी लिमिट तो कितनी है? 1.5 करोड़ की। अच्छा टर्नओवर कैसे देखा जाता है? दोनों स्टेट का मिला के देखें या अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग देखें कंपोजिशन इसकी? नहीं, एग्रीगेट टर्नओवर देखते हैं। दोनों का मिला के 115 लाख रुपए, 1.5 करोड़ रुपए से लिमिट कम है। ये दोनों ही स्टेट में कंपोजिशन का रजिस्ट्रेशन ले सकता है। क्या जीएसटी में हर स्टेट का अलग रजिस्ट्रेशन होता है? ये आपको मालूम है ना? हाँ, मेरी दुकान अगर 4 स्टेट में है तो चारों स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन होगा मेरा। तो ठीक है भाई, 115 लाख रुपए है यानी 1.15 करोड़ है, कंपोजिशन ले सकता है। टर्नओवर ऑफ यूनिट A1 एंड A2 इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर इज 5 लाख। अच्छा इनको टैक्सेस कैसे देना होता है मालूम है? क्वार्टरली देना होता है। ये जो 1% मैंने बताया, रेस्टोरेंट वालों को 5% बताया, फिर जो एक्सक्लूसिव सर्विस वाले होते हैं जो ज़्यादा सर्विस देते हैं उनके लिए मैंने बताया था कि वो 6% देते हैं। तो ये सब कैसे देते हैं? टैक्स क्वार्टरली देते हैं। अप्रैल मई जून का जुलाई में देंगे, जुलाई अगस्त सितंबर का फिर अक्टूबर में देंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जनवरी में, और जनवरी फरवरी मार्च का देन अप्रैल में। कुछ इस तरीके से होता है इनका। तो कह रहा है पहले क्वार्टर में 5 लाख रुपया एक यूनिट में और 10 लाख रुपया दूसरे यूनिट में इनका टर्नओवर था, ठीक है। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है, जरा देख लीजिए। आपसे पूछ रहा है कि मुझे बताइए कि इसको कंपोजिशन अमाउंट कितना देना पड़ेगा, अमाउंट पेबल अंडर कंपोजिशन लेवी। तो 10 और 5 15 लाख रुपए का 1% देना होगा। कितना होता है? 15,000 रुपया। यही किया है। 5 लाख 10 लाख, इसका 5,000 10,000, टोटल 15,000 रुपया। सिंपल था। इलस्ट्रेशन 2। टैक्स पेयर भोलाराम इज अ ट्रेडर। अच्छा चलिए ट्रेडर है ये। हु हैज ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन लेवी फॉर गुड्स फॉर बोथ टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड गुड्स। अच्छा ये टैक्सेबल भी दे रहा है और एग्जेम्प्टेड गुड्स भी देता है, ठीक है। कुछ याद आ रहा है आपको? ट्रेडर के केस में क्या था? ट्रेडर के केस में ना टोटल टर्नओवर का इसको 1% नहीं देना होता है, इसको सिर्फ टैक्सेबल टर्नओवर का 1% देना है। ऊपर वाला मैन्युफैक्चरर पे क्वेश्चन था। अगर इसके में मुझे सिर्फ और सिर्फ ये क्या बताया, ये टर्नओवर इसकी इतनी है इतनी है, मुझे ये नहीं बताया टैक्सेबल टर्नओवर। हो सकता है इसके अंदर एग्जेम्प्ट भी पड़ा हो, फर्क नहीं पड़ता। एग्जेम्प्ट है चाहे कुछ भी है, इसको तो अपने एग्रीगेट टर्नओवर का 1% देना था। ये मैन्युफैक्चरर था ना, और टर्नओवर में बाइफर्केशन भी नहीं बताया है। यहां पे आपको ध्यान देना होगा कि ये एक ट्रेडर है, ये टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड दोनों सप्लाई करता है, तो आप इसका टैक्सेबल वाला अलग कर लीजिएगा, बस उसी का 1% देगा। और ये गुड्स एग्जेम्प्टेड कैसे हैं? बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन, क्योंकि एग्जेम्प्ट गुड्स भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है निल रेट, दूसरा होता है एग्जेम्प्ट बाय नोटिफिकेशन, और तीसरा होता है नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है। अगर ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहा होता तब तो जीएसटी में कंपोजिशन में आ ही नहीं सकता था। क्या ये बात भी आपको याद है? हाँ, यानी इसका जो एग्जेम्प्ट होगा वो 2 ही प्रकार का एग्जेम्प्ट हो सकता है, या तो निल रेट वाला, या एग्जेम्प्ट बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन। नॉन टैक्सेबल सप्लाई अगर होती तो ये फिर जीएसटी के कंपोजिशन स्कीम में आ ही नहीं सकता था, फिर उसको रेगुलर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता। इसीलिए ये वाली बात बता रहा है। इट हैज 1 रिटेल शोरूम A1 इन पंजाब एंड अनदर रिटेल शोरूम A2 इन राजस्थान। चलिए ठीक है। बोथ सेलिंग टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्ट गुड। चलिए ठीक है। ये भी टर्नओवर इंक्लूडिंग टैक्सेबल एग्जेम्प्ट ऑफ द 2 शोरूम लास्ट फाइनेंशियल ईयर 115 लाख। पिछले साल 115 लाख रुपया था, यानी ले सकता है कंपोजिशन। टर्नओवर ऑफ शोरूम A1 एंड A2 इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर 35 लाख। A1 का
35 लाख रुपए है A1 और A2 का। कैसे है ये बता रहा है, कह रहा है A1 का 15 लाख है जिसमें 5 लाख टैक्सेबल है और 10 लाख रुपया एग्जेम्प्ट से है। तो A1 का जो 5 लाख टैक्सेबल है ना, बस इस पे दिया जाएगा GST। एंड A2 का 20 लाख रुपए है जिसमें से 10 लाख रुपए टैक्सेबल है। A2 का 20 लाख रुपए है जिसमें से 10 लाख रुपए टैक्सेबल है और 10 लाख रुपए एग्जेम्प्ट है। तो A2 के भी हम सिर्फ 10 लाख रुपया पे ही देंगे। तो 5 लाख और 10 लाख, 15 लाख का 1% 15,000 रुपये हमको देना है। ये देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए क्या वर्ड यूज़ किया गया है, टैक्सेबल टर्नओवर। ठीक है, और यहाँ पे जब हम देख रहे थे तो क्या था, टर्नओवर। यही तो सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट है मेरे बच्चों, ध्यान दो। ये टर्नओवर और यहाँ टैक्सेबल टर्नओवर। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे हैं ना। यही सब तो आपको एग्जाम में गड़बड़ करवा देता है अगर ऐसे स्मार्ट क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस ना हो तो। इलस्ट्रेशन 3 देखिएगा। टैक्स पेयर पद्मावती इज अ सैलून स्टाइलिस्ट। ओके, सैलून यानी ये गुड्स में आएगा कि सर्विसेज में आएगा, ये आएगा सर्विसेज में। तो एकदम अलर्ट हो जाइए, सर्विसेज के हिसाब से क्वेश्चन को सोचना है। Who has opted for composition levy for services having one branch B1 in Vasant Kunj, Delhi, another branch B2 in Gurgaon, हरियाणा। ओके, एक दिल्ली की ब्रांच हो गई, एक हरियाणा की हो गई। टोटल टर्नओवर ऑफ 2 ब्रांचेस इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर वाज 45 लाख रुपया। एक में 25 लाख, एक में 20 लाख। तो ठीक है, 50 लाख रुपए से कम है, कंपोजिशन ऑप्ट कर सकता है ड्यूरिंग द करंट ईयर। अब ड्यूरिंग द करंट ईयर क्या हो रहा है, टर्नओवर ऑफ ब्रांच B1 एंड B2 इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर 5 लाख 10 लाख रिस्पेक्टिवली। यहां पे भी वर्ड यूज कर रहा है टर्नओवर। ठीक है, क्या हमें टर्नओवर से ही मतलब है? हाँ, हमें एग्रीगेट टर्नओवर से ही मतलब है। टोटल टर्नओवर जो है उसका कितना देना पड़ता है, 6%। ठीक है, तो कितना है देख लीजिए, फर्स्ट क्वार्टर एक का 5 लाख, एक का 10 लाख, तो 15 लाख का 6% देंगे 90,000 रुपया। ये 10(2)A का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन 10(2)A लगेगा। ठीक है, पूरा का पूरा सर्विस है इसका। अब फोटोग्राफर चंपक, फोटोग्राफर चंपक सर्विस है कि गुड्स है? सर्विस वाला है। ये बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन है, बहुत अलर्ट होके देखिए इसको। ठीक है, हैज कमेंस्ड प्रोवाइडिंग फोटोग्राफी सर्विस इन दिल्ली फ्रॉम अप्रैल दिस ईयर। इस साल शुरू किया है। कमेंस्ड दिस ईयर, कमेंस्ड दिस ईयर, इसका मतलब लास्ट ईयर का टर्नओवर कितना है इसका? अंडा मिल। क्या ये कंपोजिशन ऑप्ट कर सकता है? हाँ, कंपोजिशन ऑप्ट कर सकता है, इसका लास्ट ईयर का टर्नओवर ही नहीं है। लेकिन उससे भी बड़ी बात, क्या ये बिना रजिस्ट्रेशन के काम शुरू कर सकता है? हाँ। ठीक है, 20 लाख रुपए की टर्नओवर की लिमिट है, 20 लाख रुपए तक तो इसको रजिस्ट्रेशन तक लेने की आवश्यकता नहीं है। द टर्नओवर फॉर वेरियस क्वार्टर्स टिल दिसंबर इज एज फॉलोज। अभी 9 महीना बीता है, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक। पहले क्वार्टर मतलब 9 महीने का मतलब 3 क्वार्टर हो चुका है। अप्रैल से जून तक इसका टर्नओवर 20 लाख था। रजिस्ट्रेशन ही नहीं चाहिए, नो रजिस्ट्रेशन। जुलाई से सितंबर में अब जैसे ही 20 लाख क्रॉस होगा उसको रजिस्ट्रेशन। अच्छा, सर्विसेज के केस में 20 लाख रुपए की लिमिट है दिल्ली में। ठीक है, अब देखिए रजिस्ट्रेशन का आपको क्रॉस नहीं पता है ना, तो थोड़ा सा आपको लग सकता है कि अरे ये तो मुझे पता नहीं, तो आपको रजिस्ट्रेशन में पता चल जाएगा। वैसे आपको मैंने बता तो दिया ही है कि टर्नओवर की जो होती है वो 3 लिमिट होती है, 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख। ठीक है, नॉर्मली 10 लाख कुछ स्टेट में होती है, कुछ में 20 लाख की लिमिट है। लेकिन गुड्स के लिए कुछ स्टेट ने लिमिट 40 लाख का रखी है। मतलब जो भी स्टेट 40 लाख की लिमिट देता है वो सिर्फ गुड्स की देता है। उस स्टेट में भी सर्विस की लिमिट लेकिन 20 ही लाख रहती है। ठीक है, तो ये सर्विस वाला केस है, तो 20 लाख तक तो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड ही नहीं है दिल्ली में। अब रही बात जुलाई टू सितंबर, तो उसमें क्या है, जुलाई टू सितंबर में 30 लाख रुपया और हो गया उसका। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ले लेगा, यहाँ पे कौन सा लेगा, कंपोजिशन ले लेगा। अच्छा, कंपोजिशन सर्विसेज वाला 10(2)A कब तक चलता है, 50 लाख रुपया। 50 लाख रुपया क्रॉस होते ही आपको शिफ्ट हो जाना होगा। ठीक है, 50 लाख हो गया कि नहीं, ये 20 लाख और ये 30 लाख मिला के 50 लाख हो चुका है इसका टर्नओवर। टर्नओवर पूरा देखेंगे, पूरे साल का टर्नओवर। 50 लाख क्रॉस होते ही आप कंपोजिशन से बाहर हो गए। पहले 20 लाख तक की रजिस्ट्रेशन की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि नया धंधा है, 20 लाख तक बिना रजिस्ट्रेशन के चला सकते हैं। फिर हम कंपोजिशन में आ सकते हैं, लेकिन कंपोजिशन का भी टर्नओवर का लिमिट है 50 लाख रुपया। तो भैया 20 लाख रुपया बिना रजिस्ट्रेशन के समय किए थे, 30 लाख रुपया और कर दिए, कंपोजिशन से दायरे से बाहर हो गए। अब यहाँ पे हम अक्टूबर से दिसंबर में रेगुलर चलेंगे। ये REG रजिस्ट्रेशन लिखा है बेटा, रजिस्ट्रेशन। और अब हम लेंगे रजिस्ट्रेशन रेगुलर।
नो रजिस्ट्रेशन। ठीक है, कंप्यूट जीएसटी लाइबिलिटी एज्यूमिंग ही ऑप्ट्स फॉर कंपोजिशन व्हेन रजिस्ट्रेशन वाज रिक्वायर्ड। कह रहा है जीएसटी लाइबिलिटी निकालिए एज्यूमिंग ही ऑप्ट्स फॉर कंपोजिशन व्हेन रजिस्ट्रेशन वाज रिक्वायर्ड। कह रहा है उसने कंपोजिशन तब लिया जब रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता बनी थी। मतलब जब तक आवश्यकता नहीं थी तब तक कंपोजिशन नहीं लिया था, जब रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता बनी तो उसने रजिस्ट्रेशन लिया कंपोजिशन वाला। मतलब जब तक रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं थी वो रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया था, जब रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता पड़ी तब कंपोजिशन लिया, यानी पहले 20 लाख तक रजिस्ट्रेशन नहीं था। ये बात और क्लैरिटी आ गई यहाँ पे। तो कितना टैक्स पे करेगा अब हम बता देते हैं आपको। इस समय वो 30 लाख रुपए पे 6% पे करेगा और इस 20 लाख रुपए पे 18% पे करेगा। ठीक है। अच्छा, सर्विसेज का जीएसटी रेट अगर आपको नहीं पता है तो आप 18% मान लीजिएगा। हर जगह 18% का ही जीएसटी रेट सर्विसेज पे है। ठीक है, रेयरली कहीं डिफरेंट सर्विस रेट है, और अगर कहीं डिफरेंट रेट होगा तो एग्जाम के क्वेश्चन में आपको जरूर बताएगा। ठीक है, अदरवाइज आप रेगुलर रेट सर्विसेज में कितना मानेंगे? 18%। ठीक है, कहीं नोट करके रख लीजिए, सर्विसेज के केस में रेगुलर रेट 18% मानेंगे आप बाय डिफॉल्ट। तो यही आपको देना है, निकाल लीजिए आप। ठीक है, 30 लाख का 6% और प्लस 20 लाख का 18%। एक लाख 80,000, 3,60,000। तीन लाख 60,000, 5,40,000 रुपये का टैक्स है। इसमें से आधा आधा होगा, CGST होगा 270 और SGST होगा 2,70,000 रुपया। ठीक है। अच्छा, ये बताइए मैंने क्यों बोल दिया CGST इतना होगा, SGST इतना होगा? अरे IGST भी तो हो सकता है। नहीं हो सकता है, इंटर स्टेट अगर ये सप्लाई कर रहा होता तो कंपोजिशन में ही नहीं हो सकता था। याद है आपको? इंटर स्टेट सप्लाई इज नॉट अलाउड फॉर कंपोजिशन स्कीम। नहीं तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं हाँ सर IGST भी तो हो सकता है, राइट? तो IGST नहीं हो सकता। अब आइए पीछे, यहां पे रेट जो लिखा हुआ है 1%, इस 1% का मतलब क्या है? इस 1% का मतलब है आधा % CGST प्लस आधा % SGST। क्या IGST भी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इंटर स्टेट अलाउड ही नहीं है। ये 5% का मतलब क्या है? ये इस 1% का मतलब है। इस 5% का मतलब क्या है? इस 5% का मतलब है 2.5% आपको CGST देना है और 2.5% क्या देना है आपको? SGST देना है। ठीक है, बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पे 6% का जो टैक्स है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है CGST 3% और SGST आपको देना है 3%। कहाँ से देना है? कस्टमर से लेके देना है? नहीं, अपनी जेब से देना है। ठीक है, चलिए आइए कुछ क्वेश्चन आंसर इंटायर चैप्टर के बेसिस पे हम लोग करते हैं। कैन कंपोजिशन टैक्स बी लोअर देन 1%? कंपोजिशन टैक्स 1% से कम है कहीं? नहीं, 1 है, 5 है, 6 है, 1 से नीचे तो कहीं नहीं है। ठीक है, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू पे टैक्सेस? तो इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा? ये अगर एक थियोरेटिकल क्वेश्चन आपको आता है तो आप इसका आंसर कैसे करेंगे? कहेंगे यस, जनरली जो सप्लायर है वही टैक्सेस पे करता है। ठीक है, लेकिन 2 केसेस में रेसिपेंट भी टैक्स पे करेगा, और वो 2 केसेस आप कौन से बताएंगे? एक बताएंगे सेक्शन 9(4) और दूसरा बताएंगे सेक्शन 9(5). ठीक है, 9(3), 9(4), सेक्शन 9(3) और 9(4) एक साथ बता दीजिएगा कि ये रिवर्स चार्ज वाला होता है, और 9(5) में ई कॉमर्स ऑपरेटर पे करता है टैक्सेस, जबकि सप्लायर कोई और होता है वहाँ पे। ये रिवर्स चार्ज नहीं है कि उल्टा हो गया, रेसिपेंट दे रहा है। ये दोनों में तो रेसिपेंट देता है और इस वाले में ईसीओ देता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको बतानी पड़ेगी। जनरली आप बताएंगे सप्लायर देता है, लेकिन 9(3), 9(4) के केस में रिवर्स चार्ज हो जाता है तो रेसिपेंट देता है, और 9(5) वाले में ईसीओ देता है।
ठीक है। वेदर द टैक्स ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाईज एप्लीकेबल टू एवरी सप्लाईज, कि इंट्रा स्टेट सप्लाईज पे जो टैक्स लगते हैं वो क्या हर सप्लाई पे है? नहीं। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन पे नहीं है, ठीक है। पेट्रोल वाले 5 प्रोडक्ट पे नहीं है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि जो इंट्रा स्टेट सप्लाईज पे टैक्सेस लगते हैं वो इन पे नहीं लगेगा। नॉन टैक्सेबल सप्लाई आपको यहाँ पे बतानी है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई आपको यहाँ पे डिफाइन करनी थी। सीजीएसटी रेट क्या एप्लीकेबल होगा जो लोग कंपोजिशन स्कीम ले रहे हैं? बता दीजिए। 3 तरीके का सीजीएसटी रेट है, ठीक है। 2.5%, आधा परसेंट एंड सीजीएसटी रेट पूछा है ना, तो यहाँ पे 3% ऑफ द टर्नओवर होना चाहिए था। ये बच्चों करेक्ट कर लीजिएगा। ये सीजीएसटी पूछा है तो आधा आधा रेट बताएंगे ना आप हर जगह, ठीक है। Can a taxable person still pay tax under composition even after the turnover in the current financial year exceeds 1.5 crore? क्या रह रहा है कि क्या एक पर्सन कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे करता रहेगा करंट फाइनेंशियल में 1.5 करोड़ एक्सीड कर दिया? नहीं, ठीक है। जिस दिन आपका 1.5 करोड़ रुपए एक्सीड करेगा उस दिन ये लैप्स हो जाएगा कंपोजिशन स्कीम, फिर आपको रेगुलर में आना पड़ेगा, ठीक है। फिर वेदर द सप्लाई ऑफ सर्विस है एलिजिबल टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम, क्या कंपोजिशन स्कीम में सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी पे कर सकते हैं? हाँ, बताइए कि एक 10(2)(a) वाला कंपोजिशन स्कीम है, इसको अल्टरनेटिव कंपोजिशन स्कीम भी बोलते हैं, ठीक है। तो कभी अल्टरनेटिव वर्ड दिख जाए तो आप परेशान नहीं होइएगा। 10(1), 10(2) को कंपोजिशन स्कीम बोलते हैं और 10(2)(a) को अल्टरनेटिव कंपोजिशन स्कीम भी बोलते हैं। लिख दूं कहीं 10(1) एंड सेक्शन 10(2), इसको हम कंपोजिशन स्कीम बोलते हैं। 10(2)(a) को भी कंपोजिशन स्कीम ही बोलते हैं, लेकिन अल्टरनेटिव कंपोजिशन स्कीम भी बोला जाता है। तो कभी 10(2)(a) या सेक्शन ना लिखे और सीधे अल्टरनेटिव कंपोजिशन स्कीम लिख दे तो आप समझिएगा 10(2)(a) की ही बात हो रही है। और सिर्फ कंपोजिशन स्कीम लिखा हुआ है तो भाई किसी की भी बात हो रही हो सकती है वहां पे, ठीक है। क्योंकि इसको कंपोजिशन स्कीम भी बोलते हैं, ऐसा नहीं कि अल्टरनेटिव कंपोजिशन ही बोलते हैं। अगर अल्टरनेटिव बोला जा रहा है तो 10(2)(a) ही होगा, ये मतलब है। ऐसे बोलने को कंपोजिशन भी बोल देते हैं, इसको भी कंपोजिशन बोल देते हैं। इसको बोलते हैं कंपोजिशन फॉर गुड्स, इस वाले को 10(2)(a) वाले को बोलते हैं कंपोजिशन फॉर सर्विसेज, ठीक है। बाकी और भी थ्योरी के क्वेश्चंस हैं, आप खुद से देख लीजिएगा, ठीक है। ये 13th क्वेश्चन जो है ये प्रैक्टिकल है, तो ये मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, आपको भी अच्छा लगेगा। Mr. Ritesh of Assam provides the following information for the preceding financial year. You are required to find out the aggregate turnover for the purpose of eligibility of composition levy scheme. अच्छा, आपको एग्रीगेट टर्नओवर निकालना है लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, ताकि आप ये बता पाएं कि कंपोजिशन के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, एंड डिटरमिन वेदर इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी स्कीम और नॉट ड्यूरिंग द करंट ईयर, ठीक है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर बनाना है इसके बेसिस पे। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज 75 लाख रुपए की है। आउट ऑफ अबव 10 लाख वॉज इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, जिसमें से 10 लाख रुपए इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में था। ये बताइए पिछले साल इसका इंटर स्टेट था, कंपोजिशन ऑप्ट कर सकता है? बिल्कुल ऑप्ट कर सकता है। कंपोजिशन में ये कहां लिखा है कि पिछले साल इंटर स्टेट नहीं होना चाहिए था? पिछले साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक होना चाहिए, बस ये कहता है। तो आप इस साल कंपोजिशन ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कंपोजिशन ऑप्ट कर लिया तो इस बार आप इंटर स्टेट नहीं कर पाएंगे, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। कंपोजिशन ऑप्ट कर लिए तो अब इंटर स्टेट नहीं कर पाओगे। अरे पिछले साल इंटर स्टेट था, इसका मतलब पिछले साल कंपोजिशन नहीं था इसका। ये बात समझ में आ रही है? पिछले साल इसका कंपोजिशन नहीं था, राइट। तो इसमें से 10 लाख रुपए इंटर स्टेट था, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, ध्यान से समझिएगा। सामने वाला एग्जामिनर आपका क्वेश्चन गलत, आपका आंसर गलत हो जाए इसकी पूरी कोशिश कर रहा है, ठीक है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप जितना पढ़े उसको दिमाग में बैठाए रखेंगे कि इफ यू हैव ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन यू कैन नॉट गो फॉर इंटर स्टेट सेल, ठीक है। क्या पिछले साल कंपोजिशन नहीं था, इस साल कंपोजिशन है, ऐसा पॉसिबल है? आंसर इज यस। कितना क्वेश्चन एग्जांपल आपको कराया है कि आपको हमेशा पिछले साल का टर्नओवर देखना है। पिछले साल वो कंपोजिशन में नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि उससे पिछले साल के टर्नओवर उसका ज्यादा होगा 1.5 करोड़ से, वो रेगुलर डीलर होगा। साफ साफ क्लियर है यहां पे, तो रेगुलर डीलर था भी वो, क्योंकि इंटर स्टेट भी कर रखा है,
तो हमको ये 75 लाख रुपए लेना है, हमको तो एग्रीगेट टर्नओवर लेना है। वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई विच इंक्लूड 30 लाख रिसीव्ड एज इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांस है। क्या एग्जाम भी जोड़ते हैं? मैंने आपको बताया हाँ एग्जाम भी जोड़ते हैं, ठीक है, जितना भी टर्नओवर है सब जोड़ते हैं, ठीक है। क्या नहीं जोड़ना है आपको? आपको नहीं जोड़ना है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नहीं जोड़ना है। क्या आपको दिखा दें? आइए, कह रहा है कि जब आप एग्रीगेट टर्नओवर जोड़ेंगे तो आप टैक्सेबल जोड़ेंगे, एग्जेम्प्टेड पूरा जोड़ देंगे, एक्सपोर्ट सप्लाईज भी पूरा जोड़ देंगे। जब लास्ट ईयर का टर्नओवर देखा जाता है ना, सब देखना है, ठीक है, सब देखना है, राइट। डज नॉट इंक्लूड टैक्सेस लेविड अंडर जीएसटी, वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्सेस पेबल। ये मैंने कहा था कि देखो जो रिवर्स चार्ज के तहत टैक्स दे रहे हो वो परचेज पे देते हो, तो वो मत जोड़ देना आप, क्योंकि वो परचेज है और सेल हमें सेल जोड़नी है, ठीक है। और क्या नहीं जोड़ सकते हो? इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट लोन्स एंड एडवांसेस, तो इंटरेस्ट नहीं जोड़ सकते हो आप। इंटरेस्ट एक रेवेन्यू आ रही है लेकिन ये टर्नओवर का हिस्सा नहीं बनेगी, तो बस ठीक है भाई, ये नहीं बनेगी तो ठीक है, नहीं बनेगी। कहाँ गया? तो 30 लाख रुपए हटा दो, -30 लाख करेंगे इसमें से, ये 40 हो जाएगा। वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स पेवर, इनवर्ड सप्लाई परचेज होता है, दिस इज परचेज नॉट सेल, ठीक है, ये नील हो जाएगा, ये नहीं जोड़ना है टर्नओवर में। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ये भी जुड़ेगा, जोड़ लीजिए कितना हुआ, 75 40, ये हो गया 115, और 115 और 7 122, पिछले साल का टर्नओवर 122 लाख रुपया, ठीक है। 1.5 करोड़ रुपए से कम है, कंपोजिशन ऑप्ट कर सकता है, एलिजिबल टू ऑप्ट। आया मजा? आइए क्वेश्चन 1 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्संस कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम, इसमें से कौन ऑप्ट कर सकता है? तो चलिए देखते हैं। पहला है पर्सन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स विच इज नॉट लेवेबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट। नहीं, जो नॉट लेवेबल टू टैक्स होता है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, वो तो नहीं कर सकता है कंपोजिशन वाला, तो ये कैनॉट ऑप्ट हो जाएगा ना, ये लोग कैनॉट ऑप्ट है। पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट, ये भी ऑप्ट नहीं कर सकता, कैनॉट ऑप्ट। पर्सन अफेक्टिंग सप्लाई ऑफ गुड थ्रू ईसीओ, ईसीओ वाले भी कैनॉट ऑप्ट, आप कंपोजिशन ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ अनरजिस्टर्ड है तब भी चलेगा, लेकिन कंपोजिशन नहीं होना चाहिए। अनरजिस्टर्ड चल जाएगा, मैंने आपको बताया है, ठीक है। हालांकि रिस्ट्रिक्शन है कि अगर अनरजिस्टर्ड हो, गुड्स की सप्लाई करते हो तो विद इन स्टेट कर पाओगे ईसीओ के थ्रू, और सर्विसेज के केस में अगर आप 9(5) वाली सर्विसेज देते हो तो आप रजिस्टर हो सकते हो, क्योंकि वहां ईसीओ की जिम्मेदारी हो जाती है देने की टैक्स। तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा इसका आंसर। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर फॉर अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फॉर ऑप्टिंग टू पे कंपोजिशन अंडर 10(1)? 10(1) की कंपोजिशन में लिमिट क्या है अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट में? 1.5 करोड़ है, 150 लाख। व्हाट इज द रेट एप्लीकेबल अंडर सीजीएसटी? ध्यान दीजिएगा, जीएसटी नहीं बोल रहा है, सीजीएसटी। टू अ रजिस्टर्ड पर्सन बीइंग मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रहा है तो रेट क्या है उसके लिए? आधा %, 1% ऐसे रेट है, लेकिन सीजीएसटी तो आधा ही हुआ ना, आधा एसजीएसटी होता है। व्हाट इज द रेट एप्लीकेबल अंडर सीजीएसटी? अगेन अंडर सीजीएसटी बोल रहा है। अच्छा, यही सब तरीके से गलत कराया जाता है, ठीक है। अब इंसान ध्यान देता नहीं है, उससे गलती हो जाती है। अंडर सीजीएसटी टू अ रजिस्टर्ड पर्सन बीइंग रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट है, ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन, तो 2.5% हो जाएगा। व्हाट इज द रेट एप्लीकेबल अंडर सीजीएसटी? अगेन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग टू पे टैक्सेस अंडर कंपोजिशन नॉट बीइंग मैन्युफैक्चरर और रेस्टोरेंट और सर्विस प्रोवाइडर। अरे कह रहा है कि मैन्युफैक्चरर नहीं है, रेस्टोरेंट नहीं है, सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, तो क्या है? ट्रेडर है, और ट्रेडर के लिए आधा % होगा सीजीएसटी। कैन ए रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम ओनली फॉर 1 यूनिट आउट ऑफ इज 3 बिजनेस वर्टिकल हैविंग सेम पैन? कह रहा है उसका 3 धंधा है एक ही पैन पे, एक का कंपोजिशन लेना चाहता है। नहीं, अगर कंपोजिशन लोगे सबका कंपोजिशन लेना पड़ेगा, नो। एक पैन पे जितने बिजनेसेस होंगे सबका कंपोजिशन लेना होगा। मैंने आपको बताया भी था कि गवर्नमेंट ने ये रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाया है, नहीं तो हम चालाकी नहीं कर देंगे। जहां पे कंपोजिशन लेंगे, जहां एक जगह कहीं रेगुलर लेके
पूरी इनवॉइस वहीं पे मंगा लेंगे जीएसटी वाली, ताकि खूब ढेर सारा आईटीसी हो जाए और एक जगह रेगुलर लेते हुए भी टैक्स नील करा देंगे। तो आप ऐसी चतुराई न लगाएं, इसलिए गवर्नमेंट कहती है नहीं भाई कंपोजिशन लियो, सब जगह लो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इशूड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट टू एग्जेम्प्ट गुड्स? सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट क्या इशू कर सकती है एग्जेम्प्ट करने के लिए गुड्स? नोटिफिकेशन या फिर स्पेशल ऑर्डर करती है। ऑन विच टैक्स इज लेवेबल इन एक्सेप्शनल केसेस? एक्सेप्शनल केसेस में करने के लिए, एक्सेप्शनल केसेस के लिए वो होता है स्पेशल ऑर्डर। ऐसे तो नॉर्मली नोटिफिकेशन के थ्रू करते हैं, स्पेशल केसेस में स्पेशल ऑर्डर करते हैं। व्हाट आर द सप्लाईज ऑन विच रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वुड अप्लाई? इसमें से रिवर्स चार्ज कहां कहां होगा? नोटिफाइड कैटेगरीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ बोथ। हाँ, 9(3) में कुछ गुड्स एंड सर्विसेज नोटिफाइड है जिसपे रिवर्स चार्ज लगता है। इनवर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, अनरजिस्टर्ड डीलर से जो हम परचेस करते हैं उसमें 9(4) लगता है, ठीक है। हालांकि इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर अब किसके लिए है? बिल्डर्स के लिए। बिल्डर्स अगर लेता है इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, पहले होता था सभी के लिए, अब सिर्फ बिल्डर के लिए, लेकिन है तो सही ना। इनवर्ट सप्लाई अगर अनरजिस्टर्ड डीलर से आता है तो 9(4) में रिवर्स चार्ज है, और कुछ कैटेगरीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नोटिफाइड है जो 9(3) के तहत रिवर्स चार्ज में है। तो बोथ आंसर इज करेक्ट। कैन अ रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम कलेक्ट टैक्स ऑन हिज आउटवर्ड सप्लाई? नहीं, कंपोजिशन वाला टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा, अपनी जेब से देता है, तो नो होगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस लेविड ऑन इंट्रा स्टेट? इंट्रा स्टेट पे क्या लगता है? सीजीएसटी लगता है, हाँ। बी में कहता है एसजीएसटी यूटीजीएसटी, हाँ लगता है। बोथ ए एंड बी लगता है, हाँ। डी आईजीएसटी नहीं लगता है, सी। आईजीएसटी इज लेविड ऑन, आईजीएसटी इंटर स्टेट सप्लाई पे लगता है। डैश इज लेविड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंपोर्ट पे क्या लगता है? आईजीएसटी लगता है इंपोर्ट पे। एक बीसीडी भी लगता है, लेकिन वो ऑप्शन ही नहीं है, नहीं तो कहीं ऑप्शन होता बीसीडी प्लस आईजीएसटी तो हम वो लिख देते, ठीक है। अच्छा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज, अच्छा गुड्स पे तो बीसीडी प्लस आईजीएसटी लगता है, सर्विसेज पे तो सिर्फ आईजीएसटी लगता ही है, तो सिर्फ सर्विसेज भी लिखा हुआ था तो आंसर यही सही होगा, आईजीएसटी, ठीक है। गुड्स और सर्विसेज दोनों के इंपोर्ट पे जो टैक्स लगता है वो आईजीएसटी होता है। 13th, on supply of which of the following item GST shall be levied with effect from such date as may be notified by government on the recommendation of the council? पेट्रोल के 5 प्रोडक्ट, उस पे जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी तो तब से टैक्स लग जाएगा, ये सेक्शन 9(2) में लिखा हुआ भी है। 14th, a radio taxi driver has provided his services through electronic commerce operator Uber Cabs, जैसे ओला कैब है ना, वैसे कूबर कैब्स के थ्रू रेडियो टैक्सी ड्राइवर अपनी सर्विसेज देता है। द टैक्स ऑन सच सप्लाई शैल बी पेड बाय, टैक्स कौन पे करेगा इसका? जीएसटी। कूबर कैब करेगा, जैसे मैंने बताया था ओला करेगा वैसे ही कूबर कैब करेगा, ये ईसीओ है। एक्सएक्स रजिस्टर्ड इन दिल्ली परचेज बुक्स फ्रॉम पीसी ट्रेडर्स, रजिस्टर्ड इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो परचेज बुक्स फ्रॉम पीसी ट्रेडर्स, पीसी ट्रेडर इज सप्लायर, ठीक है, एंड एक्सेस इज रेसिपिएंट, ठीक है। रजिस्टर्ड इन उत्तर प्रदेश है, ये रेसिपिएंट दिल्ली का है। बुक्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, अच्छा बुक्स जो होती हैं वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट होती हैं, ठीक है। मतलब बुक्स पे जीएसटी का रेट है 0% है, ठीक है। बुक्स का 0% रेट होता है, जीएसटी नहीं लगती। जैसे आप मेरी किताब अगर खरीदे हो तो आप देखिए उस पीछे एमआरपी तो लिखी होगी, लेकिन वहां पे ब्रैकेट में इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस ऐसा नहीं लिखा होगा, क्यों? क्योंकि टैक्स होता ही नहीं है इस पे। हाँ, वीडियो लेक्चर आप लेते हो उस पे जीएसटी होता है, 18% का जीएसटी रेट है, किताबों पे जीएसटी नहीं होती। एक्सेस अरेंज द ट्रांसपोर्ट फॉर दीज बुक्स फ्रॉम अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, अच्छा एक्सेस ने इस किताब को मंगाने के लिए, जो रेसिपेंट है वो किताब मंगाने के लिए एक जेटीए से बात करता है, एक ट्रक वाले से बात करता है, जिसने फ्रेट चार्ज किया है 9,000 रुपया, ठीक है। अच्छा, जीएसटी इज पेबल एट द रेट ऑफ 5% ऑन सच जीटीए सर्विस, अच्छा जीएसटी 5% के रेट से होती है इस पे, ये आपको बता रहा है, हमें मालूम भी है वैसे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अच्छा, इस पे कौन टैक्स देगा ये बताइए, आपको आइडिया है इस पे टैक्स कौन देगा? अगर जीटीए रजिस्टर्ड होगा तो जीटीए दे देगा, ठीक है, और जीटीए रजिस्टर्ड नहीं होगा तो रिवर्स चार्ज के तहत जीएसटी आएगी, और कौन देगा? कौन देगा? जिसने जीटीए वाले को बुक किया है, ठीक है, जिसने बोला है, और कौन बोला है? एक्सेस बोला है, एक्सेस देगा, ठीक है, 5% के रेट पे देगा। जीएसटी ऑफ 450
मतलब 5% 9,500 का हुआ बाई XX ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। ये आंसर सही है, ये आंसर सही है, लेकिन अभी रुकिए और पढ़ लेते हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, सप्लाई ऑफ गुड्स and supply of GTA service is a composite supply wherein supply of goods is the principal supply and since principal supply is an exempt supply, no tax is payable on freight. अभी आप कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई ये सब जानते नहीं हो, इसलिए मैं अभी इसको आपको नहीं समझाऊंगा, अभी ये अगले चैप्टर में आएगा। वो कह रहा है ये दोनों मिला के कंपोजिट सप्लाई का मतलब ये हो गया सब एक ही बात है। कह रहे बुक का ही तो भाड़ा है, तो बुक अगर ये दोनों मिला के एक ही सप्लाई हुई भाड़े पे बुक का आना, जबकि ये दोनों अलग अलग सप्लाई है। अरे वो सामने वाला थोड़ी ना भेजा है आपको, ठीक है, भेजा कौन है? मैं अपने से मंगवा रहा हूँ इसको, ठीक है, सामने वाला थोड़ी ना कि विथ कोरियर वो बोल रहा है कि हम इतने रुपए में आपको भेज रहे हैं कि आपको टेंशन नहीं है कुछ भी। भाई अगर हमने बोला हुआ है तो हम तो अलग से पेमेंट करके ला रहे हैं, ये एक सप्लाई नहीं है, किताब अलग सप्लाई है, GTA की अलग सप्लाई हो रही है, ये तो गलत जवाब है। Since exempt goods are being transported, service provided by GTA for transporting the same is also exempt. Since goods exempt है इसलिए GTA भी exempt हो जाएगा, ऐसा कहीं नहीं पढ़ा हमने, ठीक है, कि गुड्स अगर उसके अंदर ट्रक के अंदर अगर माल एग्जेम्प्ट पड़ा हुआ है तो ट्रक का भाड़ा भी एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। GST ऑफ 450 रुपया इज पेबल बाई द GTA। अब देखिए यहाँ पे बात आती है, देखिए दोनों ही तरीका तो सही है। अगर GTA टैक्सेबल है, ठीक है, GTA ने रजिस्ट्रेशन ले रखा है, ठीक है, तब तो वो पे करेगा फॉरवर्ड चार्ज के तहत। लेकिन यहाँ कहीं भी ऐसा नहीं बता रहा है कि GTA रजिस्टर्ड है, लेकिन XX रजिस्टर्ड है, ये बात बता रहा है। क्या आपने ये नोटिस किया? GTA रजिस्टर्ड है इसके बारे में तो कहीं नहीं बताया, लेकिन ये रजिस्टर्ड है ये तो बता रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक्सेस ही पे करेगा। रिवर्स चार्ज वाला आंसर सही है। आंसर दो सही थे, लेकिन ये वाला आंसर सही इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि ये बात तो क्लियर हो गई क्वेश्चन में कि एक्सेस रजिस्टर्ड है, लेकिन GTA रजिस्टर्ड है ये क्वेश्चन में क्लियर नहीं है। GTA service provided to an individual not registered under GST and not a business entity in this case who is liable to pay GST। बताइए भाई, GTA सर्विस एक इंडिविजुअल को दिया जा रहा है जो GST में रजिस्टर्ड नहीं है, नॉट लायबल फॉर बिजनेस एंटिटी है, नॉट अ बिजनेस एंटिटी, वो बिजनेस एंटिटी नहीं है, GST में रजिस्टर्ड नहीं है, तो कौन जिम्मेदार होगा? GTA खुद जिम्मेदार होगी, सप्लायर यानी GTA। स्पॉन्सरशिप सर्विस प्रोवाइडेड बाय मिस्टर एक्स टू दिस, तो ये रेसिपेंट है, रेसिपेंट रिवर्स चार्ज वाला ये केस है, तो XY लिमिटेड ही GST के लिए लायबल होगी। इंश्योरेंस एजेंट दे रहा है कंपनी इंश्योरेंस कंपनी को, तो इंश्योरेंस कंपनी लायबल होती है GST के लिए। सिटिंग फी डायरेक्टर का कौन पे करता है? सिटिंग फी रिसीव बाय डायरेक्टर ऑफ XYZ लिमिटेड, सिटिंग फी पे GST कौन पे करेगा? कंपनी। सर्विस रिकवरी एजेंट बैंक को सर्विस दे रही है, GST कौन पे करेगा? बैंक। लॉटरी गुड्स होता है, ये सर्विस नहीं होता है, और आपको गुड्स का रिवर्स चार्ज नहीं पड़ना है, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने डाल दिया है, आप देख लीजिए, एग्जाम में आने की चांसेस नहीं है क्योंकि गुड्स का रिवर्स चार्ज आप नहीं जानते। मैंने हालांकि जब सर्विस शुरू कर रहे थे ना, तो मैंने 4-5 चीजें बता दी थी कि ये गुड्स भी रिवर्स चार्ज में आते हैं, उसमें लॉटरी लिखवाया था आपको, ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना नहीं है। प्लीज अगेन मैं यही कहूंगा कि आपको पढ़ना नहीं है, वो ऐसे ही बता दिया था। तो ये भी रिवर्स चार्ज वाला ही केस है, ठीक है। तो लॉटरी स्टेट गवर्नमेंट से अगर प्रोक्योर हो रही है, तो जो लॉटरी का डिस्ट्रीब्यूटर है जिसने खरीदा है लॉटरी, ठीक है, बायर ऑफ लॉटरी कौन है? लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर, ये रिस्पॉन्सिबल होगा रिवर्स चार्ज के तहत। फिर उसके बाद आता है चेक वेदर GST अप्लाइज फॉर बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। अच्छा, अब एक चैप्टर आप पढ़ेंगे एग्जेम्प्ट सर्विसेज, ठीक है, तो उसमें आपको सारी सर्विसेज जो एग्जेम्प्ट है वो पता चल जाएगी। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की जो सर्विस होती है ये एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST है, अदर देन जो स्पीड पोस्ट वगैरह होता है ना, वो टैक्सेबल है, और बाकी जो बैंकिंग सर्विसेज होती है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की वो एग्जेम्प्ट होती है, ठीक है। स्पीड पोस्ट वगैरह टैक्सेबल होती है, तो ये एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST है। ये भी आप अभी चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि अभी ये वाला भी चीज आपने एग्जेम्प्ट वाला भी नहीं पढ़ा है। The concessional rate under composition scheme applicable to a registered person being hotelier। होटेलियर के लिए कंपोजिशन का रेट क्या होगा? कंसेशनल रेट का मतलब कंपोजिशन स्कीम में एक कम रेट लगता है ना, इसलिए कंसेशनल रेट भी बोल देते हैं उसको। होटेलियर के लिए क्या है? जो एकोमोडेशन प्रोवाइड करता है। अरे भगवान, कंपोजिशन स्कीम होटेलियर के लिए थोड़ी ना है, कंपोजिशन स्कीम
रेस्टोरेंट वालों के लिए है, ठीक है। ये एकोमोडेशन वाला होटल है, ये होटल पे नहीं लगता, नॉट एलिजिबल। इस आंसर को और परफेक्ट बना देते हैं हम लोग, डी वाले को। नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(1). 10(1) वाली कंपोजिशन स्कीम ये ऑप्ट नहीं कर सकता है, हालांकि 10(2)(a) वाली तो ये ऑप्ट कर ही सकता है कि नहीं ऐसा। 10(2)(a) में ऑप्ट कर लेगा, 6% GST देगा, लेकिन ऐसा कोई आंसर है ही नहीं मेरे पास। अगर वहां पे रेट होता ना 6% वाला या 3% वाला तो हम टिक लगा देते, ठीक है। और यहाँ पे रेट भी उसको लिखना चाहिए कंसेशनल CGST रेट, ऐसे लिखना चाहिए, पूरा रेट थोड़ी ना, ये कंसेशनल CGST का रेट ये बात कर रहा है, क्योंकि आधा कर करके ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। चलिए ठीक है, बहरहाल जी इज द करेक्ट आंसर। 24 देखिएगा, GST इज नॉट पेबल बाय रेसिपेंट ऑफ सर्विस इन द फॉलोइंग केसेस। GST नॉट पेबल बाय रेसिपेंट ऑफ सर्विस। पेबल बाय रेसिपेंट ऑफ सर्विस का मतलब क्या होता है? रिवर्स चार्ज। रेसिपेंट पे करता है तो रिवर्स चार्ज। नॉट पेबल बाय रेसिपेंट का मतलब क्या हो गया? फॉरवर्ड चार्ज। आपको फॉरवर्ड चार्ज वाली सारे बताने हैं इसमें कौन से हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप, ये रिवर्स चार्ज है। सर्विसेज सप्लाइड बाय डायरेक्टर टू कंपनी, डायरेक्टर टू कंपनी में रिवर्स चार्ज होता है, लेकिन डायरेक्टर रजिस्टर्ड है, ध्यान से देखिए। अगर डायरेक्टर रजिस्टर्ड है तो ये फॉरवर्ड चार्ज हो गया। डायरेक्टर रजिस्टर्ड है, सप्लायर रजिस्टर्ड है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, ये फॉरवर्ड चार्ज होता है। जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है वही, मतलब पोस्ट ऑफिस ही GST कलेक्ट कर लेता है स्पीड पोस्ट पे, ये भी फॉरवर्ड चार्ज है। सर्विसेज सप्लाइड बाय रिकवरी एजेंट टू बैंक, बैंक यहाँ पे GST पे करता है, रिवर्स चार्ज है। लेने वाला बैंक है सर्विस, बैंक GST पे करता है। तो दो फॉरवर्ड चार्ज वाले हैं, सेकेंड एंड थर्ड। तो सी इज द करेक्ट आंसर, इसमें सेकेंड एंड थर्ड है, राइट। So this was all about this chapter, charge of GST, and you'll be happy to note कि ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।